का 7 डेज में ही स्ट्रेंथ 28 डेज से भी ज्यादा आ जाता है। ठीक है, मैंने ये चीज तो आपको बोला कि देखो भाई, आप फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क ओके यू कैन गो अहेड, ठीक है, लेकिन देर इज नो गारंटी। टाइम्स एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं आप इसी को ध्यान रखो, मैंने पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, देर इज नो गारंटी कि 7 डेज में पास हुआ तो 28 डेज में पास हो जाए। देर आर मेनी केसेस, देर आर मेनी रीजंस। आप कहीं स्टैंड नहीं ले पाओगे, स्टैंड लोगे आप 28 डेज के स्ट्रेंथ पे, ठीक नहीं है सर, रिस्पेक्टिव टेस्ट का 28 डेज का स्ट्रेंथ है, वो भी तो और उससे भी ज्यादा आ ही जाता है भाई। वो मैं मानता हूं, आ जाता है, आना चाहिए, हाँ, ठीक आना है। चाहिए, आता ही है सर। आप आता है तो फिर सीमेंट कम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मिक्स आप डिजाइन रिवाइज करना पड़ेगा सर। नहीं, देखो, आई शुड नॉट बी वेरी हार्श। इसमें गाइडलाइन आया है कि सीमेंट कम करना फिर डिजाइन मिक्स में। वो नहीं, वो सर दैट इज सर डिफरेंट। क्या रीजन है कि आप सर उनका क्या अलग। रीजन है कि आप बोल रहे हैं कि 28 डेज का स्ट्रेंथ कम आ सकता है करके? कोई रीजन तो है नहीं सर, मेरे ख्याल से हीट ऑफ हाँ हाइड्रेशन तो बढ़ते रहता है और कंक्रीट का स्ट्रेंथ तो बढ़ते ही रहेगा ना 28 डेज तक। हाँ तो हाँ, आप वो है, मतलब आप मान लो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन ही हो गया इफेक्टिव, तो क्या करोगे आप? समझ गया, अल्कली सिलिका रिएक्शन हो गया आपका, तो आप क्या करोगे फिर? वो भी फैल जाएगा। इसलिए आप, ठीक है, यदि आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप देखो इस तरह से प्रैक्टिकली इस चीज को एनालाइज करो कि आप किसी एरिया में हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं उस एरिया में, और आपका जनरली एक्सपीरियंस है कि भाई ठीक है 7 डेज इतना आया तो इतना परसेंट इंक्रीमेंट होता है 28 डेज स्ट्रेंथ में। ये आपका एक्सपीरियंस है, दैट इज कॉल्ड द विजडम। तो उसके बेसिस पे आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 7 डेज में ही 28 डेज का स्ट्रेंथ आता है, तो दैट इज अ वेरी, मैं इसको दोनों तरह से बोलूंगा, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी रिस्की थिंग। मैं दोनों तरह से बोल रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कि 28 डेज का स्ट्रेंथ नहीं आता है 7 डेज में, 7 डेज में आपको अच्छा खासा स्ट्रेंथ आता है, और जो ट्रेंड है कि भाई 28-30% तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही, 40% 7 डेज से 28 डेज में, और आप काफी दिन से उस एरिया में उस मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, विजडम बोल रहा है, देन यू कैन प्रोसीड विथ योर वर्क। हमारा कहने का मतलब है, लेकिन जो वैलिडिटी है, सो दैट विल बी बेस्ट ऑन योर 28 डेज टाइम्स एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। ओके सर अल्कली रिएक्शन तो 28 डेज के बाद भी हो सकता है। अल्कली रिएक्शन तो 28 डेज के बाद भी हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए तो मैंने जो पेट्रोग्राफिक टेस्ट आपको बतलाया वो करना चाहिए। शुरू में आपका जो है सो पेट्रोग्राफिक टेस्ट एग्रीगेट का होता है कि नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूं कि यदि आप उस एरिया में लंबे पीरियड से काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है कि भाई ठीक है इतना स्ट्रेंथ आता है तो इतना हमारा अचीव हो जाएगा, तो ओके यू कैन गो अहेड। लेकिन आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जो बेस्ट होगा आपका, वो 28 डेज के स्ट्रेंथ में कैलकुलेट होगा, उसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यदि फेल हो गया तो फिर आपसे यू आर क्वेश्चनेबल, या फिर उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ये हो जाएगा, फिर आपको स्ट्रक्चर को जो है सो रिनोवेट करना पड़ेगा, उतना जितना आपने रोड बनाया है उसको फिर रिप्लेनिश करना पड़ेगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। हालांकि बहुत बड़ा काम है, मैं इतना आसानी से यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, बट आई अंडरस्टैंड दैट इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। सर, और एक क्वेश्चन है। हाँ, दो प्लांट्स, नाउ दिस इज 5 अभी। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का एक दो चैप्टर अभी और कवर करने हैं। हाँ दो प्लांट से आरएमसी आता है सर। एक हाँ। प्लांट का आरएमसी का जो 7 डेज और 28 डेज का स्ट्रेंथ का जो रेंज है, उसी मिक्स डिजाइन के लिए दूसरे प्लांट का थोड़ा उसमें कम इसमें रेंज में है, तो इसमें कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं सर उसमें? देखिए, ये बड़ा आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये बराबर आपको ना कॉम्पेटिबिलिटी दोनों को टेस्ट करनी चाहिए,
दोनों जो कंक्रीट जो दो सोर्सेज से आ रहे हैं उनकी कॉम्पेटिबिलिटी जो है, देखो स्ट्रेंथ में कब प्रॉब्लम होगा, पहला चीज तो आप ये देखो, यदि वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम हो गया तो आपको हर एक जगह प्रॉब्लम होगा। यदि दोनों कंक्रीट को मिक्स करने पे आपकी वर्केबिलिटी ठीक ठाक आ रही है और उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो मिक्स करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी कॉम्पेटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, कॉम्पेटिबिलिटी के कारण यदि वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू हैव टू बी केयरफुल, ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये तो आप साइट पे ही जज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए यहाँ पे जो दिल्ली का जो नया टर्मिनल 3 बना है उसमें ऐसी केस हुआ था, और उसमें एडमिक्सचर का भी इसी तरह का केस हो गया था। जी तो सर। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई कॉम्पेटिबिलिटी ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो कंक्रीट आता है सर, वो एक ही दिन में दो प्लांट का अलग अलग नहीं आता, अलग अलग दिन में अलग अलग प्लांट का आता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी आपको ऐसा तो नहीं है कि दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों में सेग्रीगेशन या सेटलमेंट होने लग रहा है दोनों के मिलने से, क्योंकि हो सकता है कि दोनों का एग्रीगेट अलग हो, दोनों का एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अलग हो, वाटर सीमेंट रेशियो अलग हो, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप दोनों कंक्रीट को मिक्स करके आप उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट करो। अच्छा सर। हाँ, जी जी। क्योंकि भाई दो सोर्स से ना सारी चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग है सर। तो कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो सकती। जब कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी तो अब आप सिंपल सा चीज देखो ना, आप मान लो कि कंक्रीट फ्रेश बनाए हो, उसमें ऊपर से आप सीमेंट और एग्रीगेट डाल दो या पानी डाल दो तो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी तो खत्म हो जाती है ना। जी भाई आपने एक एग्रीगेट बनाया और कुछ देर बाद उसमें पानी और सीमेंट और एग्रीगेट ऊपर से डाल दिया तो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी खत्म होगी कि नहीं होगी? जी। सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे इशू होंगे। तो ये तो बिल्कुल दो सोर्स से दो मटेरियल आ रहा है, पता नहीं उसने कौन सा सीमेंट यूज किया है, इसने कौन सा सीमेंट यूज किया है। दैट हैज टू बी चेक्ड। और वर्केबिलिटी में आपकी प्रॉब्लम होगी। देखिए वर्केबिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यदि यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो आपको जी एंड तक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी हर एक जगह प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। जी। ठीक। ठीक है। So again, I think most of the things you are practicing at your site. So I will move a bit fast here, just only for refreshing your standing. So these are the materials. Of course, you are using cement admixtures, aggregates, and water. So these are the quality control aspect of different ingredients like aggregate, cement, water, and admixtures. So batching is the first aspect. Of course, for small works, volume batching is there, but nowadays weight batching is preferable. This is always better. Now this is the charging of mixing sequence, how you are charging your mixer. So this is the sequence. I think all of you are following this sequence. इसमें एक टर्म है आपका हेड पैक। इसमें हेड पैक में देखिए कोर्स एग्रीगेट इज नॉट एडेड टू बिगिन विद द फाइनर इंग्रेडिएंट्स। यदि शुरू में डाल दिए तो ए हेड मिक्सचर में एक क्लॉग हो जाता है, एंड दिस क्लॉगिंग इज कॉल्ड हेड पैक। एक्चुअली सीक्वेंस शुड बी हाफ ऑफ द bigger than 20 mm or 20 mm aggregate and half of less than 20 mm aggregate first should be added, then sand, then cement, then remaining sand, and then finally the
20 mm aggregate, and then finally the less than 20 mm aggregate, and then 20 mm aggregate. This is as per your 456 code only I have given here. This is the sequence to be followed, but यदि शुरू में फाइन एग्रीगेट डाल दिया तो क्लॉगिंग हो जाते हैं सीमेंट में. So this thing is to be taken care of. यदि वाटर और सीमेंट को बहुत दिए फास्ट कर दिया आपने, ऐड कर दिया, तो भी प्रॉब्लम होते हैं, बॉल्स फॉर्मेशन होते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर इन स्टैंडर्ड. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर. एक्चुअली एक सीक्वेंस मैंने दिया है कैपेसिटी वाइज मिक्सिंग टाइम, जो आपका मिक्सर है उसके हिसाब से ये फिगर मैंने दिया है आपको. ज़्यादा प्रोलॉन्ग मिक्सिंग भी दिस इज नॉट वेरी मच डिजायर्ड, बिकॉज इसमें एक जो सबसे बड़ा खतरा है कि एग्रीगेट्स की ग्राइंडिंग हो जाती है और इससे आपको क्वालिटी प्रॉब्लम आएगा. एयर कंटेंट कम होता है यदि ब्लीडिंग का इशू है कहीं पे और एयर कंटेंट कम हो गया, सो दिस इज अ प्रॉब्लम. एंड दिस इज अबाउट द इंटरमिटेंट मिक्सिंग बिटवीन 3 to 6 आवर्स से बोल रहा है कि हार्मलेस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है. Retempering means addition of water after some time is not a good practice. It should be avoided. Uniformity of mix, this is important guideline. आप different samples जो लेते हैं उसकी आप uniformity टेस्ट कीजिए. उसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो वेरिएशन है किसी बैच में, इससे इतना ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए. सीमेंट 8% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए. फाइन एग्रीगेट 6% से, कोर्स एग्रीगेट 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. ऑल दीज आर एज पर योर स्टैंडर्ड. So these are some of the important things before you start concreting. Your shuttering should be proper, shuttering should be cleaned, cover blocks of adequate depths are used, columns are properly aligned, reinforcement is proper, gangways, all those things you are doing on your site. I think not much to be given emphasis, because in daily working you are doing all those things. Yeah, so these are the concrete cover, how much you have to give in for the different exposure conditions. Like for mild, this is the 20 mm moderate, 30 mm severe, 45 mm very severe, 50 mm, and extreme weather, extreme exposure, you have to maintain a 75 mm concrete cover over your reinforcement. This is again as per your 456 requirement. Yes, nothing much new here. Yes, this point is very important. Concrete should not be poured and not dropped to avoid segregation. जब जहाँ पे कंक्रीट डालते हैं, आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, आई नो एवरी सिविल इंजीनियर्स इज डूइंग दिस प्रैक्टिस, कि बहुत ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को कहीं पे पोर नहीं करना है, उससे सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम होती है. कुछ
हैंड शॉवलिंग प्रैक्टिसेस जो हैं सो बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत डिस्टेंस तक कंक्रीट को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए शॉवलिंग से. दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम. Uniform layers, thickness of layers should be compatible with method of vibration. The rate of placing and compaction should be equal. Again, this is very important point. When a good finish and uniform color are required on columns and walls, the form should be filled at a rate of 2 meters per hour, avoiding delay. Much delay should not be there. These are the different transport and placement methods. You are using suit tremie. Tremie basically these are for the underground water concreting. Tower, crane and hoist, I think you are using ropeways and hoist also. Pumping is again a very good development in transporting, because if altitude is very high, and for that a different category of concrete, pumping concretes are used with use of proper chemical admixtures and finer ingredients like fly ash content is increased, like a self-compacting concrete. So these are some of the things, new developments in transport. These are the placement methods given here. So these are some correct and adequate methods. Some incorrect methods are also there. This is correct. This is incorrect method, because they are pouring the concrete from one side. It should be from the middle, so that proper distribution of concrete should be there. I have taken this material from Neville again. He has discussed this thing in very detail. You may refer this book. This is a very good book. This is again the region of segregation. This is the correct method. This is not a correct method, because at a single point they have put the baffle plate, so material is getting segregated. Baffle plate should be properly placed at both sides, like here and here, here and here. So this part is also important. Again, this is the trolley discharge. आप देखो यहाँ पे एक, this is one way, this is the another way. So here the material is getting segregated. So this thing has to be taken care. These are the different pumps, especially in the pumping concrete. People are using. So this is a device I have given. Again, I have taken this thing from Neville. In deep well, again, you just see here trolley is just discharging the material along the wall, whereas this is somewhere far from the wall. So this is causing the segregation of the material. This is again, this is not the correct way, because tremie is at a considerable height. This is the tremie here. This is at the appropriate height. So tremie should be as near as to the discharge point. Otherwise, due to gravity, the material may be segregated. That should be avoided. Again, this is slope. Again, proper baffle plate should be provided. Otherwise, the material will spread and segregation may take place. So this is again tremie concreting, underwater concreting, and again here it has to be ensured that material flows regularly, continuously, so that any gap is not there in the flow of the material. Otherwise, that may cause the segregation of the material. So this was the transport part, and the compaction part. Mostly people are using the needle vibrator. So what should be the correct position for the vibration?
Of course, I have given some information that poker should be easily moved from place to place so that the concrete is vibrated every half to 1 minute for 5 seconds to 5 minutes, depending on the consistency of the material. This is the one. This is the vibration frequency. Very high frequency vibration also should not be used, because that may cause bleeding and segregation also. So this part is to be taken. Main thing is how to position the poker. That is very important. So this is the correct and this is the incorrect method of positioning the vibrator. This thing has to be kept into the mind. This is important. टेढ़ा करके नहीं रखने का है, वाइब्रेटर को सीधा करके रखने का है एक लेवल से. These are some of the this is important. Insert the vibrator needle vertically down. Spacing of 450 mm is good for 60 mm needle. Avoid touching the formwork. Do not use poker to make the concrete flow. These are some of the needles should extend at the rate of 100 mm in previous layers. Avoid over vibration. Over vibration भी नहीं करने का. It may lead to bleeding. Needle movement is to be careful. It should be slowly, and do not leave the needle running outside the concrete, of course, and do not forget to clean at the end every vibration. Yes, this is the curing of the compound hydration of minerals present in cement. I have discussed this thing in very detail. I think in the last lecture also. The recommendation is the best practice for curing age. The earliest possible the curing should start. This is the first thing. And of course कुछ limitation है कि भाई कितना जल्दी हम लोग curing start करें. तो उसके लिए एक तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ठीक है, यदि आप देखो इससे दो फायदे होंगे कि पहला तो ये है कि आप बिल्कुल ग्रीन स्टेट में है, आप क्वेरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो आप उसको कवर कर दो, तारपोलिन से कर दो, प्लास्टिक से कवर कर दो. इससे एक फायदा तो ये होगा कि रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाएगा. रेट ऑफ एवापोरेशन कम होने से प्लास्टिक श्रिंकेजेस कम हो जाएंगे. दिस इज वन इशू. और एक और मान लीजिए कि आप कहीं पे सपोज रोड कंक्रीटिंग ही कर रहे हैं, आप समर में कर रहे हैं या किसी भी सीजन में कर रहे हैं, विंटर में कर रहे हैं, मान लीजिए विंटर में कर रहे हैं, तो उस समय यदि आपने इसको कवर कर दिया तो रेट ऑफ एवापोरेशन तो कम हुआ ही हुआ, साथ में टेम्परेचर इनग्रेडिएंट भी ज़्यादा फॉर्म नहीं हो पाएगा. इससे भी आपको हेल्प मिलेगा स्ट्रक्चर को साउंड होने में. दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो at the very beginning, at the completion of the concreting, the care should be taken कि भाई ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इसको प्लास्टिक कवर कर दो. इसके बाद फिर आप वाटर क्योरिंग स्टार्ट करना. फिर भी कुछ देर के बाद भी, यदि 2-3 घंटे बाद भी यदि आप वाटर क्योरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, so one more alternative is there that you spread some moist gunny wrapper on the structures. That is also helpful, and after attaining some stiffness we can start the water curing. So this is the curing. Curing is very important. The main purpose of curing is that it prevents the evaporation of the water that is actually meant for the hydration of cement. नहीं तो वेस्ट हो जाएगा सीमेंट सारा. This is the figure I have given you. Actually 25% से भी कम होता है हाइड्रेशन के लिए. जो सीमेंट का हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 25% से भी कम होता है. रेस्ट जो है सो वर्केबिलिटी के लिए दिया जाता है. सो यदि आपकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुई तो ये वाटर जो है सो एवापोरेट करेगा
और एवापोरेट करके आपको डिफरेंट टाइप के वॉइड्स क्रिएट करेगा, जिससे स्ट्रक्चर आपको वीक हो जाएगा। एडिक्वेट क्वेरिंग टेम्परेचर आपका this is 28 degree centigrade, not 280. This is the typographic mistake. So adequate curing temperature 20 से 28 के बीच में रहे तो अच्छा है, this is good. इससे कम होने में भी rate of hydration काफी कम हो जाता है, और 28 से ऊपर होने में rate of evaporation बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक में rate of hydration कम हो जाता है और दूसरे में rate of evaporation बढ़ जाता है. So that thing is to be taken care of. And proper relative humidity, of course, that should be greater than 90%, so that the water evaporation should be prevented. Rate of evaporation, it should be less than 1 kg per meter square per hour. So for this we have to prepare ourselves. Yes, I have given the different methods: curing by water, by ponding with water, covering with earth or straw kept wet. I have mentioned all these things. Covering concrete by wet burlap, coarse jute, means fabrics, natural fabrics को भी wet करके आप cover कर सकते हैं. By cotton mats, providing nozzles and pumping water. Of course, when you start the ponding, then we can do these methods. Other methods of curing: by application of artificial heat for curing, especially for low temperature, extreme weather curing. This is useful. Then low pressure steam curing, that is of course in the precast concrete. High pressure steam curing, autoclaving. I think you are aware with the AAC, autoclave aerated concrete. So that method is also there. Curing by infrared radiation. Very rarely we are using. Electrical heating, strip heaters, also very rarely we are using. And they are mainly used in the precast concrete, not in your field work. Yes, I have discussed this thing, not much to discuss. So these are some of the methods I have discussed for laying, vibrating and curing. Now one interesting area is extreme weather concreting. You may be, because that is a special case. It is happening most of the times in the summer, extreme summer, or in extreme winter. Such conditions are happening. So these are the different guidelines for the extreme weather concreting. 7861 is the guideline. There are two parts. One is for hot weather concreting, another is for cold weather concreting. Hot weather, when temperature is 40 degrees centigrade or more, then this is the category of hot weather concreting, and when temperature is 5 degrees centigrade or less, so this is the cold weather concreting. Basically, of course, this is a very interesting area, and I will show you some slides. But basic thing I want to mention here, of course, I will show these slides also, that if this is the hot weather, then we have to take care that all the materials should be pre-cooled before the application. Even the form work, they should be also cooled by sprinkling water. Even the mixing, that should be cooled by adding the ice. So this is the one thing. So starting storage of the material, they should be stored in a cool place, or in at least the shadows where the sun rays are not in direct contact. So this is the thing very important that we have to take care. Otherwise,
the temperature, as the temperature is high, so there may be so many complications in the system. There may be a lot of cracks develop. So only the very good practice is that you reduce the temperature of the material, whatever you are using, and at the time of mixing itself, you control the temperatures. So that will help you a lot. So these things I have discussed in the coming slides. All those things, these are the cooling methods: shading, spraying of water on aggregates, evaporation cooling, blowing cold air, of course, use of chilled water, use of this thing, use of liquid nitrogen. Of course, this is very costly, but where there is no way out, even you are not able to control with the use of ice, then at the time of mixing, you can take help of liquid nitrogen. It cools the system up to good extent, but the quantity is very important. That has to be regulated, because there is a tendency with the liquid nitrogen that it forms a sort of brittle structure. So we have to be very careful. Some previous trials must be taken before using the liquid nitrogen, that our these aggregates are not hampered, their quality is not hampered, they don't become brittle. So this is a risky affair, and this requires a lot of precautions before using. A lot of pre-investigation is required. So this is, but of course this is very effective. So again, the same things I have mentioned, those things: using chilled water, use of ice. If water at 5 degrees centigrade is mixed to aggregate at 45 degrees centigrade, then temperature of concrete is reduced by 6.5 degrees centigrade. So you can reduce the temperature of aggregate, but again you have to be careful about the addition of water at the time of mixing, because you are already inducing the surface moisture in your aggregate. So this care is to be taken to adjust your water cement content in the mix. So this care is to be taken. Of course, this will reduce the temperature. Yes, use of admixtures and low water cement ratio. Again, this is important, because if admixture is used, then water cement ratio is reduced, and water cement ratio is reduced, though the cement requirement is reduced and cement requirement is reduced, so your mixed temperature will be reduced. So this is one of the strategy people are following. Then pour concrete only in morning and evening hours. This is a very common thing. People are taking minimum time in production and delivery of concrete. Reduce mixing time to minimum permissible. Reduce cartage and pouring time. So these cares have ज़्यादा time transport में नहीं लगना चाहिए. Otherwise जो आपने केयर किया है मिक्स का टेम्परेचर डाउन करने में, वो लूज हो जाएगा. So cold weather concreting, yes, the average daily temperature, I have mentioned this thing. Temperature is not greater than 10 degrees centigrade for more than 1/2 of 24 hours. यदि ऐसी कंडीशन भी है, so वो cold weather category में आएगा. Yes, these are delayed setting is a very common problem. So we are using accelerators for in low temperature concreting. That is important. Low gain of strength. Of course, accelerator will help here. Due to temperature differential, stress is formed.
higher time for form work removal. These are the issues. So these are the opposite. What were the methods applied in the hot weather concreting? Almost the opposite methods are there used for the cold weather concreting. Heating of aggregates, temperature average 65 degrees centigrade. Mixing hot water, recommended temperature 60 degrees centigrade. Yes, use of rapid hardening cement. This is recommended. Now, rapid hardening cement will be first thing. This will be rich in C3S content and also some C3A content. You can take advantage of the heat of hydration in the cold weather concreting. But one thing is to be taken care that ultimate strength with higher C3A is reduced. So that angle is to be considered when using the strength requirement when you are using the high C3A cement. Pouring concrete time, just reverse of the hot concreting. When good sunshine is there, then you should take up the concrete work. Yes, use of accelerator and air in training agent because air in training agent is important because if you are introducing air bubbles in the system, and even if the water in the system freezes and its volume increases, then those air bubbles accommodate the increase in volume of the water. So that prevents the cracking of the concrete. This thing is helpful. Concrete placement temperature not be less than 5 degrees centigrade. It has to be taken care. Protection of batching plant, of course, so that from winds and by using wind breakers so that temperature is not lower. Before placement, clean surface of all ice, snow spot, of course it is important. Production green concrete by covering with sawdust and other insulating materials like tarpaulin, plastic, sitting, etc. Yes, this is again very important, especially in the cold weather concreting, because as you cover the concrete, then this is a way to reduce the thermal ingredient because outside the temperature is very low and inside the concrete the temperature is high. So if you insulate the concrete from outer side, then the thermal ingredient will be less, so the chances of damage will be less due to thermal ingredient. So this part is there. No curing by cold water, but by wet steam at low pressure. Delayed removal of formwork, of course, this is important. Required preheating period for different curing temperatures these are the different temperature range and these are the different grade of concrete. So this is the pre-hardening period for different concrete for different grade at different temperature. This is simply a figure I have given you. Precaution for storage of material. Yes, these cares. This is applicable everywhere. Yes, no cement shall be stored before use for more than 120 days. Of course, in morning we were discussing this is 90 days, but of course there should be correction in the concrete mix design. Even if this cement is stored for
such a long period, this care has to be taken. Cement stored beyond 120 days but not exceeding 180 days shall be tested and rejected if found defective in any way. Cement stored beyond 180 days shall not be used for major construction. Cement shall be checked, because in 180 days means 6 months. In 6 months, how much percentage of strength you have lost? In morning, I have given you the approximate figure that was 20, 30 and 40%. Almost 40% strength will be lost. So beyond this period, cement storage should not be used. But times and again, I am telling you that proper concrete mix designs should be done with such a long duration of the storage of the concrete. Precautions for storage material, yes, these cares have to be taken. These are the very common cares one has to take. No adulteration, steel, rusting and all those things should be avoided. This is important. So this was all about, of course I have moved a bit fast, but try to explain the important points. So these are the areas of good construction practices. So any query from here we can discuss, otherwise we can move to one more area is left now. सर एक क्वेश्चन है. हाँ जी. जब ये आरसीसी स्ट्रक्चर में बीम अगर डेप्थ ज्यादा है 1 पॉइंट मीटर से भी, तो जो कंक्रीट है अलग अलग लेयर में डालते हैं. जो एक लेयर डालेगा थोड़ा सेट होने के बाद सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर ऐसे डालते हैं, तो ये क्या ठीक है सर इसको? नो नहीं, इट शुड बी अवॉइडेड. इट शुड बी अवॉइडेड. अच्छा सर. यदि टाइम डिले हो रहा है, टाइम लैग हो रहा है, तो नहीं डालने का, उसको फिर जो है सो उसमें प्राइमिंग करने का प्रॉपर. अच्छा. हाँ देखो बहुत सिंपल सा चीज है. क्या हुआ कि आपने एक लेयर कंक्रीट का बना दिया, ठीक है, उसने एक हार्डनेस डेवलप कर ली. अब आप ऊपर से जब दूसरा फ्रेश कंक्रीट डालेंगे तो बराबर एक गैप रहेगा, एक हनी कॉम्बिंग टाइप चीज बन जाएगा, एक पोरस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो वीक हो जाएगा. उसका पर्टिकुलर जो है सो प्रोसीडियर है आपका 4/6 में पढ़ो कि यदि कोई आपका कॉलम है या बीम है, कुछ भी है, या इवन स्ट्रक्चर है, कोई स्लैब है, तो यदि उसमें आपको टाइम लैग होता है तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो आपको फॉलो करना है. क्योंकि रीजन एक देखो ये भी होगा कि जब आपका एक लेयर कंक्रीट का हो गया है, वो ड्राई हो गया है, तो वहां से मॉइस्चर निकल गया ना. अब आप जब फ्रेश कंक्रीट उस पे डाल रहे हो तो फ्रेश कंक्रीट के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा वो जी, है ना. तो वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो दो नुकसान हो गया. एक तो आपको फ्रेश कंक्रीट की क्वालिटी डिटेरिएट हो गई, और दूसरी जो है सो लेयर बना, वो गैप जो है सो ठीक से आपका मैच नहीं हुआ, उसकी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हुई, वहां पे डिफेक्ट क्रिएट हो गया जी. हाँ, सो दैट शुड बी अवॉइडेड. जनरली सेटरिंग इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है सर, उसमें क्या उस तरह से प्रैक्टिस फॉलो करते हैं वो. हाँ साइड पे क्या बोल रहे हैं? नहीं, सेटरिंग इनकी परफेक्ट नहीं होती है, तो एक ही लेयर में अगर 1.5 या 1.5 मीटर डेप्थ में कंक्रीट पोर करोगे, हाँ, तो वो सेटरिंग फैल सकता है या उसको ये हो सकता है, इसमें बल्जिंग वगैरह हो सकता है. तो जनरली अवॉइड करते हैं, उसमें 2 या 3 लेयर में डालते हैं. 2 या 3 लेयर में आप डालते हैं, एट ए टाइम डाल रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन टाइम लैग हो गया देन दिस इज अ प्रॉब्लम. फिर उसकी प्राइमिंग प्रॉपर करनी चाहिए. जी टाइमिंग के हिसाब से. हाँ, प्राइमिंग होनी चाहिए उसकी फिर. ओके सर. हाँ, so I will move to other topic if any question is not there, because one more area is important area
we have to discuss. सर एक क्वेश्चन है, हाँ, जैसे हम लोग ड्यूरिंग मतलब कंक्रीट जो है बैचिंग प्लांट में कंक्रीट बन रहा है, उसका वाटर सीमेंट रेशो प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है सर कि किसी भी जैसे विंटर सीजन में अगर मॉइस्चर सैंड में ज्यादा है तो वाटर सीमेंट रेशो समझो बढ़ गया, वाटर सीमेंट रेशो बढ़ गया, तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि हाँ एडिशनल हम सीमेंट डालते हैं। जैसे जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है उसमें जब देखा कि वाटर सीमेंट रेशो जो है बढ़ा हुआ है, जितना होना है स्लम्प ज्यादा आ गया, तो हम लोग जनरली प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसमें एक्स्ट्रा सीमेंट डाल के उसको मिक्सिंग करते हैं। तो क्या ये एडिक्वेट है सर? ये नहीं, this practice is not correct. Code does not allow it. कोड अलाउ नहीं करता है। तो अगर इस कैसे मिक्सिंग नहीं अलाउ कर रहा, अभी मैंने कोड में आपको बताया था। जी जी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? मतलब अगर कभी हो जाता है प्रैक्टिकली तो क्या उपाय है उसका? करेक्शन फैक्टर होता है उसमें। किस चीज का करेक्शन फैक्टर? उसका वाटर सीमेंट रेशियो का सर, जो वर्किंग करके उसमें जो कितना मॉइस्चर है अलग अलग इसमें, उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हो गया, कभी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो कभी उसका क्या उपाय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वाटर सीमेंट रेशियो आप जो बात कर रहे हैं कि जो वहां से चला है आपका आरएमसी से जो चला है, ठीक है, और आपने जो रिसीव किया है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो का फर्क आ रहा है, यही इशू है ना? हाँ सर, जी जी। हाँ जी। तो देखो इसमें क्या है कि सर्टेनली जो मिक्सर है, जो जिसमें मटेरियल आ रहा है, ट्रांजिट मिक्सर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। वो जरूर मटेरियल सेग्रीगेट किया है, सेग्रीगेट करने के कारण आपको लग रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो उसका बढ़ गया है। यदि वो प्रॉपरली मिक्स्ड रहेगा तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो नहीं बढ़ेगा वो कभी भी। या तो फिर उसने वहीं पे गलती की है, जो आरएमसी वाले ने है वहां पे उसने गलती की है, वाटर सीमेंट रेशियो जो है उसने मेंटेन नहीं किया है। अच्छा, आप दूसरा पॉइंट है, आप स्पेशली वेट सीजन में बोल रहे हो कि भाई जो वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हुआ है, बढ़ गया है। इसका क्या रीजन है? आपको रिलेट करो हमारे लास्ट फ्राइडे के लेक्चर से, मैंने कुछ डिस्कस किया था। जी जी। उसमें उसने जो मिक्स डिजाइन किया है उसमें जो एग्रीगेट का मॉइस्चर है वो वहां पे कंसीडर नहीं किया है उसने। उस मॉइस्चर को वहां पे एडजस्ट करना चाहिए था। जी जी। वो आरएमसी जिसने बनाया है अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना चाहिए। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको जो वेट वेदर है वहां पे वाटर सीमेंट रेशियो आपका बढ़ा हुआ मिल रहा है, जितना डिजायर्ड हो तो बोल दिया कि हाँ उसने एक मिक्स करके बना दिया कि ठीक है भाई ये आपका जो है सो मिक्स तैयार हो गया, लेकिन उसने उतना वाटर एडजस्टमेंट नहीं किया है। ट्रेंड यदि आदमी नहीं आरएमसी में तो ये गलती हो सकती है। जी, तो उस जैसे बैचिंग प्लांट में जैसे मिक्सचर बना हमने टेस्ट किया सर, स्लम्प ज्यादा आ रहा है उस टाइम, तो पता चल गया कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है इसका समझो ज्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में बैचिंग प्लांट में ही क्या रिमेडी कर सकते हैं? अगर नहीं, देखिए जिस समय आप मिक्सिंग कर रहे हो, जिस समय आप मिक्सिंग कर रहे हो, मेरी बात सुनो, जिस समय ऑलरेडी मिक्सिंग चल रही है उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन मेक माइनर करेक्शन, क्योंकि उस समय मिक्सिंग चल रही है, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। इसमें नुकसान आपका यही होगा कि अननेसेसरी आपका सीमेंट बर्बाद होगा। जी, ठीक है ना? जिस समय यदि आप साइड पे मिक्सिंग कर रहे हो तो देयर इज नो इशू, 3-4 घंटे के अंदर जो है सो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब दूर से आ रहा है आपका मिक्सर तो आप तो अपने यहाँ तो फिर बैचिंग करोगे नहीं, वो तो सीधे आप अपने प्लेस पे आप उस कंक्रीट को डालोगे, तो फिर आपके पास कहाँ मार्जिन बनता है? जी जी जी। हाँ जी जी, ओके सर, थैंक यू। So, okay, give me 1 minute time. I will switch over to my some basic things I will discuss. Of course, if basic things are there, then accordingly we can take.
other issues. So these are basically two cracks. First is structural and another is non-structural. Structural is due to your design issues that may have its impact on the cracks, and another is non-structural issues. So of course, generally structural cracks are not happening because a lot of care is taken at the time of design of structure, but sometimes it happen. No, you cannot rule out it totally. लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो होते हैं ज्यादा वो लापरवाही से होते हैं. कंस्ट्रक्शन के टाइम में यदि करेक्ट प्रैक्टिसेस नहीं ऑब्जर्व की गई तो उसमें होती हैं, या कुछ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सीमेंटिशियस मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक उनके कारण होती हैं. So these are some of the examples of structural cracks: loading factor, wind load, seismic load, orthohydraulic pressures, shear crack and flexural crack. Structural crack, shear crack के generally इस तरह से एक line की तरह होगा. Flexural crack दिख जाता है, इस तरह का होगा. I am not going in much detail in this issue. So mainly I will discuss the non-structural cracks that are the main very prevalent reasons for the cracks in structures. So these are the different reasons. I will, of course, so many presentations are there, but for basic reason is the moisture movement and thermal movement in the structure, and of course chemical action also. I have discussed the chemical action like magnesia का रोल या फ्री लाइन का रोल या बहुत हाई C3A कंटेंट का रोल या दिस अल्कली स्टील का ASR रोल, इसके कारण भी केमिकल एक्शंस के कारण भी क्रैक्स डेवलप होते हैं. I will not give that much time on this issue because a lot of discussion we have done. फाउंडेशन मूवमेंट यदि सेटलिंग वगैरह हो जाए कहीं पे, यदि कोई मडी एरिया है वहाँ पे आपने बिल्डिंग बना दिया है तो वहाँ पे यदि सेटलिंग होता है अर्थ का तो उसके कारण भी, और प्रॉपर यदि आपने प्लिंथ में केयर नहीं किया है तो उस समय भी आपके क्रैक्स होते हैं. एंड वेजिटेशन ग्रोथ, यदि स्ट्रक्चर के आसपास में यदि हेवी ट्रीज हैं, उनका रूट पेनिट्रेशन चला गया आपको पूरा बिल्डिंग के नीचे तक, then they are creating stress and they are also causing cracks in the building. So elastic deformation and deflection, of course, again this is a part of your structural cracks, so that is also there. So I will give some time on moisture changes and thermal changes, thermal variations in the system that are very vital, because of rest of the things I have discussed in detail, especially the chemical action I have discussed, and the foundation movement and vegetation growth. They are the very common things to understand why they happen. So now I come to here, moisture movement, that is absorbs due to expansion on absorption and shrinkage or drying. Shrinkage on drying. Actually, shrinkage, I should not say only shrinkage on drying. Shrinkage may be due to other reasons also. It may be due to carbonation also. Drying is one thing, carbonation is another thing. So that may also cause shrinkage. So I should take the more generic word, the shrinkage. And large shrinkage regions I have mentioned: higher fine content of the cement,
higher grade of the cement, larger cement content, high water cement ratio, larger amount of clay silt content. These are some of the reasons of shrinkage in the system due to moisture. This is shrinkage and expansion of soils. I mentioned it. Reinforcement, corrosion. Again, this is related to moisture movement only, ultimately, because this oxygen and water are penetrating to your reinforcement, and they are causing the corrosion of your reinforcement. So this is the reason. And penetration of chemicals, it may happen anywhere. Crystal pressure formation. Crystal means suppose some minerals are there in your structure, like suppose alkali and silica is there, so alkali silicate formation is there, so that pressure may cause the deformation. So here just see, I have shown this figure. This is best this is the deformation, means shrinkage or contraction or even swelling. This is happening. So you just see, I have shown with the graph that this complete line is stored in water and the dashed line is stored in air. So you just see what is happening, that contraction is increasing like this when this is in air. This is the contraction part, and this is your swelling part, because this is stored in water. If some situation, because in a practical sense, ये बराबर कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रहा है, इस तरह का बात हो सकता है. तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह की यदि बात हो रही है, कभी धूप है, कभी बारिश है, तो जब बारिश नहीं है तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. बारिश जब हो गई और पानी का एक्युमुलेशन हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो इस तरह से स्वेलिंग होगा. फिर अगेन चले जाओ कि भाई ठीक है, अभी पूरा धूप हो गया, सो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो दिस साइकिल इज फॉर्म, बट दिस टोटल डिफॉर्मेशन इज नॉट रिकवर्ड. जो एक बार डिफॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे ड्राइंग के कारण, देखिए यहाँ तक ड्राइंग के कारण डिफॉर्मेशन हो गया है, आपने इसको प्रिवेंट नहीं किया है ड्राइंग को, तो वो कंप्लीटली रिस्टोर नहीं होगा इवन वाटर डालने के बाद भी, और ये इतना परमानेंट आपको श्रिंकेज हो जाएगा, और ये आपको स्ट्रक्चर में डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है, लीकेज हो सकता है सिस्टम. सो दिस इज वन ऑफ द इशू. यहाँ पे देखो, यदि बराबर ही ये पानी में डूबा रह गया, ये पूरा पानी में डूबा रह गया, तो ये स्वेलिंग भी हो जाएगा. दिस इज द स्वेलिंग. तो स्वेलिंग के कारण भी डिफेक्ट्स क्रिएट होगा, और स्वेलिंग यदि होगा तो स्ट्रक्चर को और भी वीक करेगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके कारण स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा. सो दैट अगेन मे रिजल्ट इनटू द क्रैक्स एंड लीकेजेज. सो दिस इज वन इशू, very important issue we have to take care. Now creep, I think all of you are aware what is the creep. Creep creep actually एक sustained load में जो deformation है, जो elastic limit के बाद यदि एक persistent load यदि उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है और उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो क्रिप कहलाता है. तो क्रिप इज अगेन ए वेरी important factor in the cracks and leakages. Just I am not having that slide. That was a good slide. So what happens that when you are increasing the load, so with load there is a linear change in the dimension, means strain is increasing linearly. But when load becomes constant, then it is not like that. In the case of concrete, कि वो फिर जो है उसका डिफॉर्मेशन रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है.
oh that continues, but that doesn't continue in a linear way but non-linear way, और एक लिमिट तक जाके फिर उस प्लेटू फॉर्मेशन उसमें हो जाता है। इसके बाद यदि आप लोड रिमूव करते हो तो फिर वो रिगेन करता है, लेकिन वो पूरा रिगेन नहीं हो पाता है। लोड रिगेन हटाने के बाद भी पूरा रिगेन नहीं हो पाता है, और एक टेम्पोररी नॉट टेम्पोररी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में रह ही जाता है, एंड दैट इज अगेन काउजिंग यू द cracks and leakages in the system. So these are the some of the reasons. अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बतला रहा हूँ कि श्रिंकेज जो है तो एक तो ड्राइंग के कारण हो रहा है, और ऑफ कोर्स इस ड्राइंग के कारण में आपका क्रीप भी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा, दैट विल कंट्रीब्यूट, बट आई हैव कैटेगराइज्ड इट लाइक दिस कि आपको देखो एक तो ड्राइंग के कारण हो रहा है, यहाँ पे देखो ए, और एक कार्बोनेशन के कारण हो रहा है दो। अब यहाँ पे देखो कार्बोनेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप यहाँ पे देखो कि ये जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है ना, तो भी कार्बोनेशन कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत कम हो रहा है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो भी कार्बोनेशन बहुत कम हो रहा है। ये बीच में जो है सो एक कार्बोनेशन ज्यादा हो रहा है। दिस इज द वेरी टिपिकल थिंग। ऑफ कोर्स रीजंस आर देयर, थोड़ा उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, अदरवाइज वी विल लूज द फ्लो। सो दिस इज द वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज योर ड्राइंग श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज में भी इस तरह का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ड्राइंग श्रिंकेज जो है सो जैसे जैसे आपका ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है ये डाउन हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का इम्पैक्ट जो है सो इस तरह का पैटर्न आपको दे रहा है, टोटल श्रिंकेज इन द सिस्टम इस तरह का। यानी एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी लेवल में मैक्सिमम है और दोनों साइड में एक कम है। जब इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिले श्रिंकेज में तो आपको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए इनफैक्ट कि भाई ये दिस इज नॉट ए नॉर्मल श्रिंकेज। इस श्रिंकेज में कुछ और भी मामला है, और आपका जो कंक्रीट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट नहीं बना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है सो परमिबिलिटी हो गया है। चाहे जो भी रीजन से परमिबिलिटी हो गया है, देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स, पता नहीं वाटर सीमेंट रेशियो में डिस्टर्बेंस आ गया, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में डिस्टर्बेंस आ गया, साइज ऑफ एग्रीगेट में आ गया, देयर में भी सो मेनी रीजन्स। लेकिन अल्टीमेटली जो है सो इसकी परमिबिलिटी अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए आपको इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ड्राइंग श्रिंकेज का आपको ए पैटर्न आपको देखना चाहिए था, ए वाला पैटर्न आपको मिलना चाहिए था, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ आपका जो है सो ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए था। तो दिस इज काउजिंग, दिस इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन यदि होता है तो इसमें क्रैक्स एंड सिपेजेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर। अब देखो एक बहुत सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन है। आई हैव टेकन दिस एक्सप्रेशन, आपको स्टैंडर्ड में एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, दिस इज अ थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट। अगेन आई हैव टेकन इट फ्रॉम नेवली। ही हैज वेरी beautifully explained this thing. This is the shrinkage of your SHC is the shrinkage of your concrete, and this is the shrinkage of your cement paste. और ये आपका G जो है, so this is the fraction volume of your aggregate, और ये जो है N एक फैक्टर है, A totally that depends upon the elasticity of your aggregates. So you can see from this relation very beautifully explains the shrinkage in concrete, that if the concrete
सीमेंट पेस्ट का एक्सपेंशन है, दैट विल मैटर, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कंक्रीट विल मैटर, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी किया है। यदि एक रेंज के अंदर नहीं है तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। एक चीज जो है सो एग्रीगेट का जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है उसको एग्रीवेट कर देता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, तो ये सारे फैक्टर को, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा along with the fraction of the aggregate volume. So this is the one issue. Now another issue is your thermal movement. Thermal movement is again very interesting issue, and it will depend upon the climate you are playing. Suppose you are playing in a winter concrete, winter season concrete, then the force what is getting applied on your concrete is a short of what is happening, that as the dimension is getting reduced, so there is the expanding stress in the system, and that is the other way in the winter season. If summer season, if temperature is very high, so there is elongation in your concrete system, so there is say the compression stress in the concrete, and a lot variation in the temperature of the environment. Either they are creating the tensile stress or compression stress in your concrete, and if the strength of material, means stress bearing of the material, is not proper of your concrete, then they may cause a lot of cracks in your system. So this thermal movement is again very important factor along the shrinkage factor. So this thing has to be taken care of. Again, this is a very beautiful relation. I have referred navally. This is not in standards. So these are the different parameter. This is the coefficient of thermal expansion of concrete, this value, and this is the coefficient of thermal expansion of cement paste, and Ag is the coefficient of thermal expansion of aggregate, and this is the stiffness ratio of cement paste to aggregate, and G is the volumetric content of aggregate. So with this relation, you can estimate what is going to be the thermal movement. Thermal movement means what will be the coefficient of thermal expansion of the concrete. आप जो बना रहे हैं उसका coefficient of thermal expansion क्या होगा, उसी हिसाब से थर्मल मूवमेंट्स उसमें होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस जगह पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां का आप मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ट्रेंड जो है उस एरिया का, उसको आप ध्यान में रखिए, कितना वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन के कारण कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या चेंजेस होंगे वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक प्रोविजंस for avoiding the thermal stresses in the system you are creating. Otherwise, they may cause a lot of cracks and seepage in the system. You just see this is the impact of relative humidity on the coefficient of thermal expansion. Again, at the extreme, at the lower and the very higher relative humidity, coefficient of thermal expansion is less, but in between this is maximum. So this thing is again important, the relative humidity part we have to take in. So I have discussed mentioned this thing, cracks due to chemical reactions, so I am not giving much time here. I have already discussed this slide.
Cracks due to roots of plants and trees, I have explained. Dehydration of expensive soils, I have discussed. Formation of cracks between floors and walls due to gardening around building, I have discussed. Leakages on roof due to growth of plants. This is very clear because they are all these unwanted things. They are creating stresses in your concrete, and they create problem. Foundation of movement, I have mentioned. If the soil is the settling soil and proper care has not been taken, the foundation movement may be there, and you have to be very careful at the time of plinthing or filling of the material with the strong material before you start the structure work there. Otherwise, foundation movement chances are there. So now, how to control the cracks? So of course, one thing is very important, that is the curing. It should be very important area. I have discussed in very detail what are the different venues for curing, what are the different methods for curing. And the second important things is joints. You have to induce joint, either they are the expansion joints or control joints. You have to induce, especially in the road pavement. These joints are very important, and I will recommend you that you just see the guidelines of, again, I will mention the IRC, because IRC has very clear-cut mentioned what should be the gap between the two joints, and what should be the span of two joints. All those things, it is mentioned by the IRC. Some standard formulas are there for the gap. Recommendations are there from the IRC, that gap between the two slabs should not be more than 2.5 centimeter, and gaps between two joints means control joints is also some guideline is there. I think it can be calculated on the basis of your what gap you are maintaining between the two slabs, and what is the coefficient of thermal expansion, and what is the temperature differences expected in that area. So based on that, you can decide the gap between the two control joints. So, but in the even very favorable case, that gap should not be more than 140 meter or 141 meter. Exactly, you can see the IRC guideline. I don't remember exactly, but I think this is 140 meter. But in other case also, it is not always that okay, that is the most favorable condition, that you give a spacing, what we call the spacing of 140 meter. Sometimes it may be required less. I think they are using some formula, like if I remember correctly, that spacing they are giving like whatsoever is the spacing between the two blocks divided by 2 alpha and T, where alpha is the coefficient of thermal expansion. You can check this formula from the IRC code, but I think this is the correct formula. So you can calculate what should be the spacing, how much distance you have to maintain for between the two joints. You can calculate, but in any way, even if the temperature variation, because ultimately it will depend upon the temperature variation in that area, what is the delta T value. If the delta T value is very high, naturally spacing becomes less. But if suppose there is a very uniform temperature, like a place in Ranchi or something like that, or some Pune, where temperature variation may not be that high,
then certainly that value may come, spacing value may come very high, but there is limit of 140 or 141 meter. That thing we have to take care. So these are the guidelines they are following. So now, depending upon the width of cracks, they are the minor cracks and they are the major cracks. The size is 6 mm and more than 6 mm wide. Now there are different methods suggested for the repair of cracks. One very important method is grouting. Generally, people are grouting the cracks. Of course, when crack is there, then first we have to take care that along the cracks we should chisel out the concrete so that we can estimate the depth of the crack. And after that, of course, if a structure is minor, people are doing it manually also, but grouting, injecting of the material is more preferred method, more scientific method that can be adopting. Wire use of wire mesh also, this is also adopted. You put the wire mesh and then again you put the sand mortar on that. This is also a method. Stitching of wide cracks, especially in RCC, there are some blocks, ready-made blocks are coming. Suppose a major damage is there, then there are the standard size concrete blocks available. In the portion of cracks, you have to remove the material, and suppose the crack is very long, then as per the dimension of the available blocks, you can clean the area and you can feed the reinforced concrete blocks in those area. That helps a lot. Then methods of repairing RCC buildings. Of course, this is stitching of wide cracks with precast reinforced concrete is also for the reinforced for the RCC building. That method is also. Of course, when major damage is there and if even reinforcement problem is there, then of course reinforcement is again to be refixed in that locality, and again in that portion concreting has to be done. Of course, a proper priming is to be done in that area before the concrete so that the proper compatibility is there. So these are the some shotcreting method is again a method, guniting, what is popularly known. I think you may be doing this method. This is actually the spraying of the your mix with a pressure either in the wet condition or in the dry mix condition. So this is again a very popular method, guniting. People are doing this method. This may be dry as well as a wet mix. Wet mix process, of course, these things have to be followed thoroughly. Thorough mixing all gradients except admixtures, feeding the mix to the delivery point. Of course, compressed air to the nozzle. Means at the proper position. This is the convenient method because you can focus the crack point very precisely by this method. And as the air pressure is there, so placing of the filling material will be quite proper with this. Some plastic material is also used if they are in proper form, especially in the liquid form. So those materials are also used at the time of guniting along with the wet mixage, and they are placed there. Epoxies are also
available. They are the methods people are using: large spaces, epoxy resins, and fine aggregates to make the epoxy mortar. I think you may be using this material. This is a common practice people are following. Epoxy injection techniques, again, that is a sort of refined form of the goniting. That is with the epoxy, almost the same technique people are following. Epoxy and polymers are a lot of applications people are having in the repair of cracks. These are the very recent techniques. A lot of repairing polymers are available in the market, and they can be made. Polymer can be made with the slurry or the mixes or the concrete mixes, and they can be placed in the position of concrete. This is quite effective. Ferro cement, yes, ferro cement is again a very strong material. I think in last lecture I have mentioned it, and ferro cement is basically a very novel material. This is having a lot of iron, and along with certain plasticizers and certain sealing materials, this is applied on the cracks, and they are quite fast. Now, protective covers, seal coats on surfaces, they especially these materials, protective cover seals, they are basically used for your water treatment at the slabs. Water treatment means for protecting the leakages, for controlling the water leakages from the surfaces. These materials are used. A long list of material is there. I have given you the material. Just you can have a glance. Yes, this technique, especially for slabs, at the bottom these MS plates are bolted, and after that at the bottom, and after that if required reinforcements are put in that area, and after that concrete is also placed. So it gives a good means that is a sort of artificial formwork for the crack. So this method is also used. RCC jacketing, again for big damages, actually, like this technique was used by NCB in Gujarat disaster in 2001. So this is for a big damage, not we can say this is for a crack only. These are used for a major damages to the buildings, and this is a quite time taking, and it takes long time. In the basically this is for the rehabilitation of the buildings, not very strictly for the cracks and leakages prevention. So I'm really sorry, I have shown all the material a bit fast, but my main focus was the fundamentals, why the cracks are happening, and what are the different regions. So how the corrective actions, not I have much focused on the what are the specific materials. Of course, I have discussed some of the materials and some of the techniques for the repairs of the cracks, but basic thing that is important, what I have discussed in terms of moisture movement and thermal movement, that is very important, and these two parameters will help you a lot in dealing or rather in preventing itself the occurrence of cracks in the system. And finally, it will be a great help that if cracks are not happening in the system, then chances of leakages will be
very remote in the system. So this is all. This is all I wanted to discuss with you. Any query, then we can interact first. Satpathy Sahab, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Audible. Yeah. Yes, you are audible. Yes, Satpathy here. Okay. Yeah. So I was a bit fast in this session, but very fundamental things I have discussed. So if any query is there, then we can discuss for some time, because I know that you are also quite tired, but okay, some energy, because you are the young people mostly. So you are having some energy to interact for some few minutes. Yeah. Sir. Hello. Yes, please. सर ये जो जैसे हनी कॉम्बिंग होता है कंक्रीट में, तो हनी कॉम्बिंग को रिपेयर करने के लिए कौन सी मेथड जो है इफेक्टिव रहेगी? देखिए, हनी कॉम्बिंग बेसिकली जो रीजन है हनी कॉम्बिंग का दो है, ठीक है। हनी कॉम्बिंग का बेसिक रीजन दो है। एक तो आपका सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपको डिलेड मटेरियल कास्टिंग हुआ है। मीन्स एक लेयर आपने आज कास्ट कर दिया है और दूसरा लेयर आपने एक दिन या 2 दिन के बाद कास्ट किया है, आपने प्रॉपर प्राइमिंग नहीं की है, तो वैसी कंडीशन में हनी कॉम्बिंग होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये दोनों चीज पे ध्यान देना है। एक तो आपका जो है सो सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल नहीं, सेग्रीगेशन जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हनी कॉम्बिंग का, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको रिपेयर अगर समझो हो जाता है सर कहीं स्ट्रक्चर, राइट। अब हनी कॉम्बिंग हो गया, अब किस एरिया में हो गया है, मान लीजिए कि बहुत कोई क्रूशियल एरिया में हो गया, क्रिटिकल एरिया में हो गया है, तब तो फिर उसको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उसको हटा के फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि कोई क्रिटिकल एरिया नहीं है, तो देयर आर और कोई वहां पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आपका लोड बेयर नहीं कर रहा है वहां पे, देन यू कैन मैनेज विथ certain materials. I have discussed, given you a long list of material. With those materials we can take care of that thing. But यदि एक crucial area में है, then you have to remove that portion and you have to again pour the concrete in the proper way. Okay, thank you. सर एक क्वेश्चन रीइंफोर्समेंट, हेलो। हाँ, यस प्लीज। सर ये क्वेश्चन रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड था। ये सर रीइंफोर्समेंट में सर जैसे वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो टीएमटी जो रीइंफोर्समेंट होता है, हाँ, उसमें हम लोग वेल्डिंग कर सकते? हाँ, वेल्डिंग यदि आप करते हैं तो देखिए आप कहाँ पे कर रहे हैं। यदि लोड बेयरिंग पॉइंट है, कहीं पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, वहां पे वेल्डिंग जो है सो रिकमेंडेड नहीं है। ओके सर। हाँ, बट यदि मान लीजिए कि लोड बेयरिंग पॉइंट नहीं, उसमें भी एक इशू है। मान लीजिए कि लोड बेयरिंग पॉइंट नहीं है और वहां पे यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आपको जो वेल्डिंग रॉड है, वेल्डिंग रॉड जो सेलेक्ट करेंगे आप वेल्डिंग के लिए, वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, वो बहुत केयरफुली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, इसमें सर मेरा डाउट ये था सर, जैसे इलेक्ट्रोड्स मतलब जो है सो, हाँ, इलेक्ट्रोड जैसे उसका तो कोडिंग रहता है सर, इसके लिए जो स्पेसिफिक है, पर जैसे हम लोग हीटिंग नहीं कर सकते रॉड को, क्योंकि टीएमटी का हार्ड कोर होता है, बाहर अंदर सॉफ्ट कोर होता है, तो उसको हीट करने से वो फ्यूज कर जाता है, प्रॉपर्टी खत्म हो जाते हैं। बट जब हम वेल्डिंग करेंगे सर, तब भी तो सेम चीज होगा सर, टेम्परेचर उसको फ्यूज करेगा दोनों कोर्स को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए। लेकिन सर इसमें एक SP34 है आईएस कोड का, उसमें एक चैप्टर है पूरा सर वेल्डिंग के ऊपर, वेल्डिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट।
तो वही मेरे को डाउट हुआ सर कि आईएस कोड में रेफर, पर उसमें कहीं टीएमटी वर्ड मिला नहीं, हर जगह वो रीइंफोर्समेंट लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वेल्डिंग इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन मैं आपको बतलाया कि चलो यदि आपका कहीं पे नॉन लोडिंग पोर्शन है, नॉन लोड बेरिंग पोर्शन है कहीं पे, फर्ज कीजिए मान लीजिए कि एस्थेटिक रीजन या कुछ आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो वहां भी आप बिना सोचे समझे आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि यदि मिसमैच हो गया वेल्डिंग मटेरियल का, ठीक है ना, तो किसी भी समय शिफ्ट हो सकता है और आपका जो पीछे का पोर्शन है रीइंफोर्समेंट को, उसको डिस्टर्ब कर सकता है वो। अब देखिए क्या है कि रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है लोड के कारण, वो यदि एक बार वहां से टूट के निकल गया तो पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा पूरा वो। हाँ, दैट्स व्हाई वो नहीं रिकमेंड किए हैं। ओके सर, ओके सर। हेलो सर। हाँ प्लीज। ये जैसे हम जो लास्ट सेशन में सर डिजाइन मिक्स करते समय एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशो मतलब रिस्पेक्टिव ग्रेड के हिसाब से लेते थे। उस दिन एक एग्जांपल लिया था हमने M30 का, जिसमें 0.45 वाटर सीमेंट रेशो मैक्सिमम अलाउड था। फिर आपने कहा था कि जो लोकली अगर कोई डाटा अवेलेबल है जिसके आपने दिखाया था सर कि 0.42 वाटर सीमेंट रेशो जो है लिया जाए, मतलब यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये लोकली अवेलेबल है, ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ये जो लोकली अवेलेबल डाटा है सर, ये कहाँ से मिलेगा? मतलब हम लोगों के प्रोजेक्ट अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो हम नहीं, आपके पास नहीं होगा। आई फुली एग्री विथ यू। ये आपके पास नहीं होगा। ये डाटा जो है सो डेडिकेटेड लेबोरेटरीज जो होती हैं उन्हीं के पास होती हैं, ये आपके पास नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, देखो साइट में आपकी लिमिटेशन है, ठीक है ना, किस तरह का क्रिटिकलिटी है आपकी जॉब का, उस तरह से उसकी लिमिटेशन है। तो आपको मान लो कोई बहुत क्रिटिकल जॉब है तो उसकी आपकी कंक्रीट मिक्स डिजाइन कहीं पे डेडिकेटेड लेबोरेटरी से करवानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, देखिए क्या है कि एक जो स्टैंडर्ड है सो एक तरह का गाइडलाइन है, ठीक है ना भाई, ठीक है कुछ नहीं अवेलेबल है तो चलो एक रास्ता दिखला दिया है। लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब कोई डेडिकेटेड लेबोरेटरी से आप मिक्स डिजाइन करवाएंगे तो इवन मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट है, उसके बेसिस का भी उनके पास डाटा होगा। डिफरेंट टाइप का एग्रीगेट्स है, उसके बेसिस का भी उनके पास डाटा होगा। उनके पास डाटा बैकअप काफी स्ट्रांग होता है, तो उसमें एक्यूरेसी होती है। बट ऑफ कोर्स यदि आप बहुत क्रिटिकल वर्क कर रहे हैं तो ये इशू आएगा। अदरवाइज छोटे मोटे काम के लिए कोई बात नहीं है। आप जो स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइन दिया हुआ है यू कैन गो बाय दैट, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है ना, कोई उपाय नहीं है। जी जी, ठीक है? तो यदि हम अगर बहुत किसी एक्यूरेसी की जरूरत है देन yes you will have to get it done from some standard or dedicated laboratory। और यदि आपके यहाँ उस तरह की कोई डेडिकेटेड लेबोरेटरी है, एनबीसीसी में है कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ये डाटा जो है सो बिल्डअप करना चाहिए तरीके से। यदि कोई इस तरह की टीम है आपके यहाँ जो इसी के लिए डेडिकेटेड है तो उनको ये डाटा जो है सो जरूर बिल्डअप करना चाहिए फॉर द बेटर एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। हाँ, क्या बोल रहे हैं? और नहीं, जैसे जो लेबोरेटरी जैसे सिटी में मतलब कोई ना कोई अच्छी लेबोरेटरी तो रहती है सर, तो उनको क्या हमें बोलना पड़ेगा कि आप जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो है, जो आपका डाटा है, अगर वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास है, उससे लीजिए, या हमें लिख के देना पड़ेगा, या वो ऑटोमेटिकली डिजाइन वो खुद लेंगे, वो खुद लेंगे। वो उनके पास जो डाटा बैकअप है ना वो खुद ही लेंगे वो, और आपको बतलाएंगे। देखो वो आपको बतलाएंगे कि मैंने वाटर सीमेंट रेशियो इतना लिया है, जबकि आप गाइड से देखोगे, जो गाइडलाइन से स्टैंडर्ड से आप देखोगे, तो उस पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये वाटर सीमेंट रेशियो जो है सो मेंशन किया होगा, ठीक है?
जी जी लेकिन वो जो है सो आपको बतलाएंगे कि मैंने ये वाटर सीमेंट रेशियो लिया है। जी जी हाँ, अब देखिए अब बात ये है, अब देखो कहाँ पे मामला फंसता है। मामला वहां पे फंस जाता है कि आपने गाइड में देखा कि साहब ठीक है, एक इतना वाटर सीमेंट रेशियो आपको मेंटेन करना है, ठीक है। जिस लेबोरेटरी में आपने सैंपल दिया उसने अनफॉर्चुनेटली वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा दे दिया। जी यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जी हाँ, जी तो जी तब सर। क्या होगा, तब उसमें डिस्कशन हो जाती है, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा दिया। तो आपको कन्विंस करेंगे कि भाई ठीक है, आपके एग्रीगेट का ये इशू है, आपके सीमेंट का ये इशू है, आपके एक्सपोजर कंडीशंस का ये इशू है, जो भी इश्यूज रहेंगे जिसके कारण उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो निकाला है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड यू आर हैविंग फुल राइट टू आस्क देम कि भाई जब गाइडलाइन के हिसाब से ए वाटर सीमेंट रेशियो है तो आपने मेरे को वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा क्यों दिया। यू हैव राइट टू आस्क देम। जी 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 हाँ जी जी थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। सर, अगर आपने स्टिचिंग ऑफ वाइट क्रैक्स में बोला है कि रिमूवल ऑफ ब्लॉक एंड रिप्लेसिंग विद रेनफोर्स कंक्रीट ब्लॉक, अगर क्रैक हमारे फ्रंट और बैक से हो, बट हाँ जी। अगर एंगल में हो, अगर क्रैक हमारा फ्रंट एंड बैक में आया हो वॉल में, तो आपने बोला है रिमूवल ऑफ ब्लॉक एंड रिप्लेसिंग विद रेनफोर्स कंक्रीट ब्लॉक, तो क्या ये एंगल क्रैक में भी होगा ये? देखिए एंगल क्रैक में आपको देखना पड़ेगा कि उस साइज के आपके पास ब्लॉक्स हैं कि नहीं हैं। ओके, तो उसके जो अलावा हम मार्केट, क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज में आते हैं ना। यदि नहीं है, देखिए वो आपका फास्ट काम है। ये जो आपके प्रीकास्ट ब्लॉक हैं वो वर्क को स्पीड अप करने के लिए हैं। यदि नहीं है, या मान लीजिए कि आप, कोई ऐसा नहीं है कि दैट इज कि वो जरूरी है, वो मैंडेटरी है, आप अपने हिसाब से कंक्रीट बना के उसका रिपेयर कीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो सर इसमें आपका ब्रिक वॉल उसमें क्रैक नहीं आएगा फिर दोबारा से, कि एक आपका आरसीसी का हो गया, एक फिर ब्रिक नहीं वॉल का आएगा, हो गया? नहीं। डिफरेंट इसमें देखो प्रॉपर्टीज क्या हैं। है, इसमें क्या है, देखो जनरली गलती ये होती है कि जितना दूर में क्रैक रहता है, ठीक है, बिल्कुल उतना ही दूर को लोग साफ उफ करके और फिर उसमें मटेरियल भर देते हैं, ठीक है। होना ये चाहिए कि थोड़ा आप एक्स्ट्रा लेवरेज लो, आप थोड़ा ज्यादा दूर तक आप उसके आगे पीछे जाओ, इसके बाद आप मटेरियल फिलिंग देखो। क्या होगा कि मान लो कि कभी कभी आप एक मान लो कि बहुत ही सीवियर केस ले लो कि आपने एक जगह क्रैक देखा, ठीक है, आपने उसको भर दिया, पीछे में हो सकता है वहां पे आपको रिइंफोर्समेंट नजर आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, आपको लगा कि हाँ रिइंफोर्समेंट होगा, भाई एनी चांस आपने नोटिस नहीं कर पाया कि इस रिइंफोर्समेंट की क्या पोजीशन है क्या नहीं पोजीशन है, बाई चांस यदि मिस हो गया, तो यदि आप दोनों साइड से या थोड़ा विड्थ से भी यदि आप उसको काट के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। फिर उतने दूर में, इस स्पेस में, एक्सटेंडेड स्पेस में जो है रिपेयरिंग वर्क करनी चाहिए। दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल। छोटा जितना जगह पे है उतना से करने से चांसेस आर देयर ऑफ सम एरर्स, तो उस चीज को थोड़ा केयर करना चाहिए आदमी को। स्लैब्स आर फास्ट, ये बने बनाए हैं, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम आया है उस जगह को रिमूव कर दो, वहां पे स्लैब डाल दो, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। यू आर हैविंग योर सॉल्यूशन, आप जिस तरह से उसको करना चाहते हैं कीजिए, जो भी कन्वीनियंट है। ओके। हाँ, लेकिन इस एक चीज आप बराबर ध्यान दीजिए, मैं टाइम्स एंड अगेन बोलता हूं कि सेट कंक्रीट और ग्रीन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस तरह का रिपेयर करने के पहले आपको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा मैच्योर्ड कंक्रीट का, कि भाई ठीक है इसकी कॉम्पेटिबिलिटी हमारी ठीक हो, नहीं तो फिर वहां भी हनी कॉम्बिंग हो जाएगी, वहां भी जो है सो ब्रिटल लेयर बन जाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम जो है सो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो इस चीज को बराबर आप ध्यान में रखिए। ओके सर, विंडोज में आपके बॉटम में एंगल क्रैक्स आते हैं, तो इसको अवॉइड करने का या रिपेयर करने का कैसे कर सकते हैं? नहीं, अवॉइड करने का तो जिस समय आपने ब्रिक स्ट्रक्चर वॉल में खड़ा हुआ है उस समय केयर करना है।
बाकी रिपेयर करने के लिए जो भी मेथड्स हैं, नॉर्मल मेथड्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप कोई भी क्रैक्स तो एक साल बाद भी आ जाते हैं कि मतलब बॉटम ऑफ द विंडो से एंगल में क्रैक रहेगा, एक साल 1.5-2 साल में भी आते हैं ये, तो ये क्यों आते हैं और इसका क्या रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, एक साल में तो क्रैक यदि आता है तो इसमें कई एक इश्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कि जहां पे क्रैक हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आपका सेटलमेंट ही वहां पे हो गया हो, ठीक है, जिसमें भी वन इशू। ऑफ कोर्स एक साल में इतना ज्यादा थर्मल मूवमेंट या मॉइस्चर मूवमेंट नहीं होगा, ये पक्की बात है। एक साल में थर्मल मूवमेंट और मॉइस्चर मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होगा जो आपको क्रैक को इंड्यूस कर दे, वो भी विंडो के अंदर। अब बात यह है कि इसमें दोनों इशू हो सकते हैं, या तो सेटलमेंट हो रहा है तो ठीक, अब सेटलमेंट हो गया तो अभी आप क्या करेंगे, तो उसको रिपेयर करने के लिए नॉर्मल जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। या यदि मान लीजिए कि एक और भी रीजन हो सकता है, केमिकल रीजन से भी वहां पे क्रैक आया है, तो भी आपको फिर उस मटेरियल को वहां से हटा के, क्योंकि एक बार जो केमिकल रिएक्शन वहां पे हो गया है, जो कंक्रीट की क्वालिटी खराब हो गई है वहां पे, उस कंक्रीट को आपको निकालना पड़ेगा। और बेटर है, जैसे कि मान लीजिए कि एक्सपेंशन के कारण आपको लगता है कि वो क्रैक डेवलप हुआ है, तो उसमें आप इस तरह का मटेरियल डालिए जो लो एक्सपेंसिव सीमेंट मटेरियल हो, ताकि फिर फर्दर उसमें एक्सपेंशन का इम्पैक्ट नहीं हो पाए। तो इस तरह का केयर आपको करना पड़ेगा। तो सर क्या ब्रिक वॉल में भी हम कंक्रीट करते हैं फिर? हाँ, ब्रिक वॉल में भी कंक्रीट से रिप्लेस करें? ब्रिक वर्क में या प्लास्टर में? मैं सर ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ। जो पहले भी सवाल करा था वो ब्रिक वर्क में ही करा था कि आपके विंडो के बॉटम से क्रैक आते हैं। हाँ हाँ। तो क्या ब्रिक वॉल में भी हम आपके रेनफोर्स ब्लॉक से रिप्लेस करें? नहीं, वहां पे तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं। फिर तो यदि क्रैक आ गए हैं तो देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन में क्रैक है, फिर उस एरिया को आपको डिसमेंटल करके फिर प्रॉपरली आपको ब्रिक वर्क को उसको सपोर्ट दे के दोनों साइड से फिर वहां पे ब्रिक वर्क आपको अटैच करना चाहिए तरीके से। क्योंकि आपकी ब्रिक के साथ कंक्रीट की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए कोई जरूरी नहीं है, बाद में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन कुछ केमिकल है, जैसे कि देखिए जिप्सम है, जिप्सम एक ऐसा मटेरियल है वो कहीं भी आपका वो एडजस्ट हो जाता है, तो जिप्सम के साथ आप चांस ले सकते हैं, जिप्सम अलोंग विद सम पॉलीमर वहां पे कर सकते हैं आप। बहुत तरह के पॉलीमेरिक मटेरियल हैं जिनका जिप्सम के साथ कॉम्बिनेशन है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, किसी ओल्ड स्ट्रक्चर में अभी हमें नया स्ट्रक्चर बनाना हो, मान लीजिए 1 साल से कोई स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो स्टील तो इन्वायरमेंट कंडीशन में रहता है 1 साल जब से भी मतलब स्ट्रक्चर हो, उसमें हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं न्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए? नहीं, न्यू स्ट्रक्चर बनाना है यदि ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ, तो उसमें बराबर आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट देना चाहिए विथ प्रॉपर स्पेसिंग। सर, जैसे मान लीजिए आपका 2 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, अब उससे मुझे 3rd फ्लोर बनाना है, उसका ऑलरेडी स्टील पहले से ही था ऊपर में, बट आज करंट की डेट में वो काफी रस्टिंग हो गया है या डेटोरेट हो गया है, तो उसके ऊपर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? हम कैसे मतलब ऊपर करेंगे? स्टील मतलब पहले से ही खड़ा है वो? हाँ हाँ। नहीं, तो फिर तो देखिए, यदि इफ इट इज मैनेजेबल, बहुत ज्यादा स्टील यदि एक्सपोज नहीं है, उसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव करके आप दूसरे स्टील को उसके साथ बाइंड कीजिए प्रॉपरली, इसके बाद फिर काम आगे बढ़ाइए। क्योंकि आपको स्टील आपने छोड़ा है, ऊपर खड़ा है, तो कुछ पोर्शन तो आपने कवर किया होगा ना स्टील का, तो आप कोशिश यही कीजिए कि जो ऊपर का पोर्शन है वो पूरा यदि रस्ट हो गया है, तो वी शुड नॉट टेक चांस विद दैट स्टील। क्या 100% लैप दे सकते हैं फिर लोकेशन पे? फिर तो 100% लैप आ जाएगा एक ही लोकेशन पे। क्या आ जाएगा? लैपिंग सर। नहीं, लैपिंग कैसे होगा? मान लीजिए कि आपका कॉलम है, ठीक है, और आपने कुछ पोर्शन ऊपर छोड़ा हुआ है स्टील का, दैट इज हैंगिंग इन एयर, सपोज कीजिए वो रस्ट आ गया है, तो दैट पोर्शन ओनली इज टू बी रिमूव्ड। अब जहां पे वो कंक्रीट के अंदर है या मटेरियल के अंदर है, उस पोर्शन को एक्सपोज करके फिर वहां से बाइंडिंग कीजिए। सर वो तो मान लीजिए आपने फ्लोर से 1 मीटर ऊपर में कॉलम छोड़ा हुआ है,
अब हम उस पुराने कंक्रीट को हटा के नई कंक्रीट करते हैं तो 1 मीटर के स्पेस में ही 100% लैप आएगा ना सर फिर? 100% लैप दे सकते हैं? 100% लैप नहीं, हमारा पॉइंट ये है, देखिए कि वो कंक्रीट का जो पोर्शन है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि वो कंक्रीट का पोर्शन कितना एक्सपोज्ड है, इकोनॉमिक क्या बैठती है वो। बट नेचुरल है कि जब काम बंद किया होगा तो ये पूरा का पूरा स्टील तो एक्सपोज नहीं छोड़ दिया होगा लोगों ने पूरे हाइट के बराबर, कॉलम के हाइट के बराबर के लिए, फ्रेश या अनदर एडिशनल कॉलम के हाइट के बराबर। सो उस केस में रिकमेंडेड यही है कि उस ओल्ड कंक्रीट ओल्ड रिइंफोर्समेंट को हटा के और जो आपका कंटेंट रिइंफोर्समेंट है सिस्टम में उसके साथ बाइंडिंग की जाए। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। और उसमें कहीं भी किसी भी पोर्शन में आपको रस्टेड कंक्रीट के साथ आगे बढ़ना रिस्की अफेयर है, क्योंकि जो रस्टेड कंक्रीट है रिइंफोर्समेंट है वो फर्दर जो आप रिइंफोर्समेंट डालेंगे उसमें भी वो रस्टिंग जो है सो इंड्यूस करेगा। दैट इज नॉट डिजायर्ड। ओके। हेलो। हाँ सर, एसी ब्लॉक को लेके भी सेम क्वेश्चन है सर। एसी ब्लॉक और ये थर्मल की वजह से होता है, उसमें हर साल रिपीट होता है। नहीं, एसी ब्लॉक के बारे में क्या बोल रहे हैं सर? क्रैक्स आ जाते हैं वॉल में, जहाँ पेंटिंग है या जहाँ पे कॉर्नर है, इस ऐसे जगह पे। नहीं, देखिए एसी ब्लॉक फर्स्ट थिंग ये है कि यदि आपको बिल्डिंग के अंदर पार्टीशन कहीं पे है, पार्टीशन वॉल यदि आप दे रहे हैं जो बाहर एक्सपोज नहीं है, वहां पे आपको एसी यूज करना वॉल है सर। हाँ? फुल वॉल में यूज किया है। कहाँ पे यूज किया है? वॉल पे जो आउटर वॉल है एक्सपोज्ड। नहीं, वहां पे एसी यूज नहीं करना चाहिए। एसी वहां पे क्यों यूज किया है? वहां पे यूज नहीं करना चाहिए एक्सटर्नल में। उससे तो आपका काफी लीकेजेस होगा यदि प्रॉपर सीलेंट एंड कोटिंग नहीं है उसके ऊपर। तो एसी इज ऑलवेज मेंट फॉर योर इंटरनल पार्टीशन। यदि आप ऊपर में कुछ हाई स्ट्रेंथ एसी बन रहे हैं जो जहां पे लोड बेरिंग नहीं है, स्लैब भी लोग डाल रहे हैं, लेकिन दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन। उसकी प्रॉपर जो है सो सीलिंग एंड पॉलिशिंग होनी चाहिए। एक्सटर्नल वॉल्स में एसी इज नॉट रिकमेंडेड। आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन यूज्ड। क्योंकि एक्सटर्नल वॉल है, वहां पे लोड बेरिंग भी होगा, तो लोड बेरिंग होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो वहां पे यूज करना वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, फ्रेम स्ट्रक्चर है, लोड बेरिंग। हाँ जी, लोड बेरिंग नहीं, फ्रेम स्ट्रक्चर है सर। लोड बेरिंग नहीं है। हाँ, लोड बेरिंग। हाँ, नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ आपकी बात, थोड़ी क्लियरली बोलिए। ये स्ट्रक्चर है सर, आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसके आउटर वॉल इस ब्लॉक से बना है। नहीं, कहाँ का स्ट्रक्चर है? कहाँ पे बनाया आप लोगों ने? ये सर कलकत्ता में। आउटर वॉल? हाँ सर, ये फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन आप लोगों ने क्या प्रोटेक्शन दिया है उसको? सर प्लास्टर है सर, प्लास्टर है सर। नॉर्मल प्लास्टर? यस सर। लीकेजेस का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, लीकेजेस का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्रैक्स डेवलप हो रहे सर, और एक बार रिपीट करने के बाद फिर रिपीट आ रहे सर। हाँ, सो नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन कि उसमें क्रैक आ रहा है तो कैसे रिपेयर करेंगे?
हाँ, which material is good for these cracks? नहीं, उसके लिए तो आपको एसी ही यूज करना पड़ेगा। एसी का आपने पैनल्स लिया था ना, कैसे वहां पे एसी डाला था आपने? तिवारी साहब, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ। हाँ, आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में नॉर्मल एएसी ब्लॉक जो स्टैंडर्ड साइज का आता है 625 बाई 240 बाई 150 या 200 का, वो पूरा का पूरा यूज किया गया एज अ फिलर वॉल, आउटर वॉल भी और अंदर की पार्टीशन वॉल्स भी। ओके, ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टर किया गया। अब होता क्या है उसमें कि कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। अब वो क्रैक्स सरफेस क्रैक्स हैं, वो प्लास्टर में आ रहे हैं। और ऐसा कलकत्ता में भी हो रहा है, ऐसा लखनऊ में भी हो रहा है। बिल्कुल होगा। तो उसका पहली चीज रीजन क्या है और दूसरी चीज उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, देखिए रीजन इसका बड़ा सिंपल है साहब। देखिए, इसका रीजन जो है सो बहुत सिंपल है। एसी के स्ट्रक्चर से ही क्लियर है। एसी में क्या है कि वो एरेटेड है, वो उसमें एयर पोर्स बहुत ज्यादा हैं उस ब्लॉक में। तो कुछ भी आप करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो जो भी इस तरह का सिस्टम, प्लास्टरिंग सिस्टम आप लगाएंगे, वो क्रैक करेगा ही कुछ दिनों के बाद। एक तो ऐसे क्या है, एक चीज और मैं बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बतला रहा हूं मैं, कि एसी इटसेल्फ इसमें ही जो है सो क्रैकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें श्रिंकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। एक ये अलग इशू है। लेकिन अब ये यदि आप उस पर प्लास्टर डाल दिए, नॉर्मल प्लास्टर डाल दिए, तो एक तो करेला हो गया, दूसरा नीम चढ़ा हो गया वो। अब ये आप देखिए कि एक क्रैक जो आ रहा है सो केवल प्लास्टर में आ रहा है कि आपका ये जो एसी है उसमें आ रहा है, ये बताइए। ये सर दोनों में है। देन दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपका एसी में प्रॉब्लम होता है। एसी में जिस समय आपने एसी अप्लाई किया है उस समय उसका श्रिंकेज टेस्ट होना चाहिए बकायदा। कितना श्रिंकेज टेस्ट है, उसकी एक लिमिट है। वो कहां से आपने एसी लिया था, किस कंपनी से लिया था? सर वो बेसिकली क्या है, देखिए मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट तो उसको आईएस कोड की लिमिट में सबको शो कर देता है, और हम फील्ड टेस्ट कराते हैं थर्ड पार्टी लैब में, वो भी उसको विद इन आईएस पैरामीटर्स ले आता है। बट अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन जो मैंने यूज किया है महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली, हम लोग सीमेंट प्लास्टर नहीं करते थे, डायरेक्ट जिप्सम प्लास्टर करते थे। क्या करते थे? जिप्सम प्लास्टर। हाँ, जिप्सम प्लास्टर इज ओके। तो उसके बाद क्रैक्स नहीं आते थे, ये मैंने खुद यूज किया है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दिस इज गुड आइडिया। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज बतलाऊं। अब आप लोगों ने तो अपने हिसाब से कर दिया, इसको प्लास्टरिंग कर दिया, लेकिन तरीके से क्या होता है कि जो एसी का सप्लायर होता है, ठीक है, वो सप्लायर ही आपको उसके लिए सीलिंग मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल सप्लाई करेगा। उनको मालूम है, वो उसी हिसाब से ऑफ कोर्स ये जो जिप्सम मटेरियल है, जिप्सम के साथ ही वो कुछ और भी मिक्स करते हैं, जैसे कि फ्लाई एश है, इवन सम पोर्शन ऑफ लाइम है, वो मिक्स करते हैं, डिफरेंट रेशियो में करते हैं। तो उनको मालूम होता है कि उनका एसी का क्या कंपोजिशन है, अकॉर्डिंगली वो प्लास्टिक मटेरियल या सीलेंट मटेरियल वो अपना डेवलप करके सेल करते हैं मार्केट में। आई थिंक आप इस चीज से अवेयर होंगे। तो एक तो उसको करना चाहिए। अब प्लास्टर सॉरी जिप्सम से आपने कर लिया, तो देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं आपको बतलाऊं कि आप लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि ब्लॉक में भी क्रैक है, अभी आपने बतलाया। हाँ सर। हेलो सब दो अलग अलग सिनेरियोस, दो अलग अलग सिनेरियोस। मेरे को एक चीज बताइए, जस्ट फर्स्ट लेट मी इंटरेक्ट विथ यू। ये जो जिस पोर्शन में आपको क्रैक आया है, जहां आप लोगों ने रिपेयर किया है, वहां पे कर प्लास्टर में क्रैक था कि उस स्लैब में भी क्रैक था, एसी ब्लॉक में भी क्रैक था? सर दोनों में, प्लास्टर से लेके अंदर तक। ओके फाइन। तो आपने क्या किया, केवल प्लास्टर को रिमूव किया या एसी का ब्लॉक को भी रिमूव किया? नहीं सर, हमने सिर्फ क्रैक फिलर भरा है अंदर, थोड़ा बड़ा करके, क्रैक को थोड़ा बड़ा करके क्लीन करके, और क्रैक
क्रैक फिलर मटेरियल आया था वो भरा है सर, लेकिन उससे बाद में रिपीट आ रहा है सर। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर रिपीट आएगा क्रैक, दैट्स ट्रू। वही मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूँ। रीजन ये है कि जहां पे आपको क्रैक हुआ था तरीके से उस ब्लॉक को हटाना चाहिए, उस ब्लॉक को हटा के, और प्रेफरेबली यदि आपको मालूम हो कि किस सप्लायर से आपने मटेरियल लिया है, उसी सप्लायर से आपने सीलिंग मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल लेना चाहिए। बट ओके, आपने जिप्सम यूज किया है, जिप्सम इज ए गुड मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जिप्सम का पानी यदि वो एरेटेड कंक्रीट खींच भी लिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो जिप्सम जो है सो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्ट्रेंथ अपने आप में अच्छी होती है, तो वहां पे काम चल जाता है। लेकिन यदि आपने उस ब्लॉक को हटाया नहीं तो क्रैक बढ़ता जा रहा है, वो अलग एक तरह का स्ट्रेस पैदा करते जा रहा है, इससे आपका प्लास्टर जो है और क्रैक होता जा रहा है, वो नहीं होगा रिमूव आपका। उसको परमानेंटली दूर करने के लिए वो आपको ब्लॉक को जो है एसी का उसको हटाना पड़ेगा। और फिर यदि इफ इट इज अवेलेबल, यदि आप जान रहे हैं कि कहाँ से मटेरियल आया है एसी का, उस सप्लायर से आप वो मटेरियल लेके उसको रिपेयर कीजिए, तब आपका लॉन्ग स्टैंडिंग होगा। अक्सर इसमें एसी की इसमें गलती हो जाती है कि लोग जो है एसी तो लगा देते हैं लेकिन बाकी काम अपने हिसाब से कर देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है। ओके सर, थैंक यू सर।